गुड इवनिंग लोगों। तो इस वक्त में आप लोग जरूर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी गारंटी वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज पूरा का पूरा कर चुके होंगे और मैं अब आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं फटाफट से हमारा एक और चैप्टर बेलमेंट का, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के साथ में भी हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें। बच्चों, बेलमेंट एक ऐसा एक्ट हो गया जहां पे गुड्स डिलीवर होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पर्पस पूरा होते ही गुड्स या तो रिटर्न हो जाएंगे या जो बेलर हमारा है जिसने गुड्स दिए हैं उसके डायरेक्शन से गुड्स का डिस्पोजल हो जाएगा। वो जैसा बोले वहां पे गुड्स दे दिए जाएंगे। बराबर। ट्रांसफर करने वाला बेलर हो गया, जिसको ट्रांसफर किया उसको हम लोग बेली बोलते हैं। तो ये पार्ट तो सबको अच्छे से आता है। 149 तीन तरह की डिलीवरी पे बात करता है बच्चों। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ के आए, एक्चुअल डिलीवरी होता है जहां पे गुड्स फिजिकली बेलर से बेली को ट्रांसफर हो गए, जैसे मैंने अपनी कार को रिपेयर के लिए दिया। एक हो सकता है कि मैंने गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर नहीं करके कोई सिंबल जैसे गुड्स का रिसिप्ट ट्रांसफर कर दिया, उसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। जहां पे गुड्स का रिसिप्ट दिया, जिसको मैंने दिया वो रिसिप्ट के बिहाफ पे गुड्स अपने पोजीशन में ले लेगा और पर्पस पूरा होने के बाद मुझे क्या मेरे डायरेक्शन से डिस्पोज कर देगा। कंस्ट्रक्टिव बच्चों, जहां गुड्स का फिजिकल कस्टडी चेंज नहीं होता है, जहां पहले था वो गुड्स अभी भी वही रहेंगे, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो गया। एक एग्जांपल हमने इसके अंदर पढ़ा था कि मैंने एक बैंक से लोन लिया, मेरे पास में एक मशीन है और बैंक को मैंने मॉर्गेज कर दी, प्लस बैंक को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको मेरे पास ही रहने दो। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो बना, क्योंकि प्लेज बेलमेंट का टाइप है, तो मैंने बैंक को प्लेज किया, हिसाब से वो बैंक के पास रहनी चाहिए। लेकिन मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि सर ये मशीन मेरे पास ही रहने दो, मैं यूज में लूंगा, अगर लोन का पेमेंट नहीं लेता हूं तो आप इसको पोजीशन में ले लेना। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बराबर से बच्चों, यहाँ पे बेलर की कुछ ड्यूटीज बनती है, बहुत सिंपल सी। पहला ड्यूटी है गुड्स को देते वक्त में अगर गुड्स में कोई भी लॉसेस है, डैमेजेस है, कुछ भी अगर है, फैक्ट्स है, डिफेक्ट्स जो भी अगर है, वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो बेली के नुकसान के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें दो बातें हैं बच्चों। अगर हमारा बेलमेंट जो है वो ग्रेचुटस है, ग्रेचुटस का मतलब हो गया बच्चे लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट, और नॉन ग्रेचुटस का मतलब हो गया नॉट फ्री। बराबर। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो दो बातें हो जाएंगी। अगर बेलर अवेयर है और उसने नहीं बताया तो बेलर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बेलर को बेचारे को खुद को ही नहीं पता था और बेलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट का है, तो बेलर बेली के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बराबर। लेकिन अगर बच्चे लोगों का बेलमेंट ऐसा है जहां पे आप पैसा ले रहे हो, पैसा चार्ज कर रहे हो, जहां पे बेलमेंट ग्रेचुटस जा रहा है, सॉरी नॉन ग्रेचुटस जा रहा है, नॉट फ्री जा रहा है, पैसा चार्ज कर रहे हो, उस केस में बेलर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट, चाहे उसको पता था चाहे नहीं पता था। बराबर। एक गाड़ी मैंने आपको दी है, किराए पर दी है, अगर उस गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, अब मुझे चाहे पहले से पता था चाहे नहीं पता था, बट आपके लॉसेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, क्योंकि ये मैटर नॉन ग्रेचुटस का था, नॉट फ्री का था। ठीक है। सेम उसी तरह से बच्चों, अगर गुड्स को मैंने बेली को दिया है बेलर के पर्पस के लिए, मैं आपको दे रहा हूं गुड्स को संभाल कर रखने के लिए, और अगर उसमें कुछ खर्चे हो जाए तो अगेन बच्चों, अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो यानी ग्रेचुटस का फोकट में है, तो आपके जो भी एक्सपेंडिचर हुए होंगे वो बट ऑब्वियस है मैं बेयर करूंगा, वो खर्चे मैं दूंगा। लेकिन अगर ये चीज नॉन ग्रेचुटस है तो जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए होंगे गुड्स को लुक आफ्टर करने में, वो तो आप ही बियर करोगे क्योंकि आप पैसा ले रहे हो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है, आपको याद हो तो मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया था कि हॉर्स का जो खाना पीना है वो एक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, लेकिन उसका मेडिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बट ऑब्वियस है बेली बेलर से वसूल करेगा, अदरवाइज बेली खुद ही खर्च करेगा, क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी पैसा चार्ज कर रहे थे। ठीक है। नाउ बच्चों, कभी भी बेलर के पास में राइट है कि वो किसी भी ग्रेचुटस कॉन्ट्रैक्ट को जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी भले क्यों ना है, वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन बेली को जो भी नुकसान होगा उसको वो डैमेजेस और कॉम्पनसेशन पे करेगा, क्योंकि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। प्लस बेलर की एक और ड्यूटी आती है, The baler should reimburse loss in returning the goods। बच्चों समझना, यानी यहाँ पे सीधा सीधा सा है कि बेली बेचारा गुड्स को रिटर्न करने को तैयार है। The baler should reimburse these expenses loss in returning goods। सुनना, आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मेरी गाड़ी में यहां से जयपुर लेकर के गया, वहां गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, दूसरी गाड़ी करके यहां आ गया। अब वहां का जो मैकेनिक है वो गाड़ी को रिपेयर करके यहां मुझे ला करके देता है, फिर वापस यहां से बस में बैठ के बेचारा जाता है, तो मेरे गुड्स को रिटर्न करने में बेली का जो भी खर्चा हुआ वो बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। और बेली जब भी टाइम पे गुड्स को आपको वापस रिटर्न करे तो बेलर की ड्यूटी बनेगी कि गुड्स को एक्सेप्ट करे। अगर सर्विस वाले ने बोला सर 5 बजे आके गाड़ी ले जाना, मैं उस दिन गया ही नहीं, अगले दिन गया, और इस बीच में रात को अगर गाड़ी को नुकसान पहुंचा तो बेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आप बेली को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलती बेलर का है,
टाइमली गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए था पर्पस के बाद में, अपने को ध्यान रखना है। अब बच्चों जैसे बेलर का ड्यूटीज है वैसे ही बेली की भी कुछ ड्यूटीज है। सबसे पहला ड्यूटी आप सबको पता है, गुड्स को प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, जैसे एक ऑर्डिनरी मैन अपने गुड्स की केयर करता है वैसे आप भी करो। सेकेंड नंबर, बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अगर बेली ने कुछ भी ऐसा किया जो बेलमेंट की कंडीशन के अगेंस्ट में था। बेलमेंट की हमने कुछ कंडीशंस रखी थी और उस मतलब किस तरह से बेलमेंट आप गुड्स को अपने पास रखोगे, पर अगर उन कंडीशंस को उसने वॉलेट कर दिया तो बेलर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। इसी का सपोर्ट करेगा बच्चों अगला पॉइंट 154 वाला, बेलर कैन कॉम्पनसेशन फॉर लॉस कॉज बाय अनऑथोराइज यूज। वही हुआ, अनऑथोराइज यूज अगर है तो मैं लॉसेस भी लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करूंगा। एक हॉर्स आपको मैंने दिया, हॉर्स मैंने आपको दिया था खुद के रेस के लिए, और आपने उसको कार्ट में यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर मैं 153 में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूंगा क्योंकि आपने इनकंसिस्टेंसी दिखाई। प्लस उसके अलावा जो भी लॉसेस डैमेजेस इस बीच में घोड़े को चोट लग गया, कुछ भी हुआ या आपने उससे कमाया भी है, तो वो एज कॉम्पनसेशन में आपसे रिकवर कर सकता हूं, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों जहां बेलर बेली के गुड्स को, जहां बेली बेलर के गुड्स को मिक्स कर देता है, तो अगर बेलर की कंसेंट से गुड्स को आपस में मिक्स किया है तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन निकलेगा मिक्सचर से, वो उससे जो भी बेनिफिट होगा वो दोनों आपस में बांटने वाले हैं। द बेलर एंड बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। बहुत सिंपल सी बात है, अगर गुड्स को मिक्स कर दिया गया है और बेलर की कंसेंट से किया बच्चों, तो ऐसे में सपोज करिए कि इसको एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास भी व्हीट फ्लोर पड़ा है, आपके पास भी पड़ा है। अब मेरी कंसेंट से मेरा व्हीट फ्लोर आपके व्हीट फ्लोर में मिक्स कर दिया गया, 50 किलो आपका था, 100 किलो मेरा था, तो जो भी मिक्सचर बनेगा 1:2 के रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर। नाउ विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेलर, लेकिन सॉरी बेलर का कंसेंट नहीं था। इसमें दो बातें होंगी बच्चों, अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट कर लेना चाहिए, लेकिन सेपरेट करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बेली बियर करेगा, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो भी बेली बियर करेगा, क्योंकि आपने बेलर का कंसेंट नहीं दिया। सपोज करो आपकी शॉप पे मैंने अपने कुछ शर्ट्स रखवाए हैं, कुछ जो बेचने के लिए शर्ट्स हैं 100-200 आपकी शॉप पे भी पड़े और बिना मेरी कंसेंट के आपने उनको एक साथ में रख दिया है, ठीक है। अब ऐसे में जब मैं वापस आऊंगा तो आपको गुड्स सेपरेट करके मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, और उसका खर्चा बेली ही बियर करेगा। अच्छा, इस बीच में शर्ट की रेट में चेंज था, मेरे वाले जो शर्ट थे 500 वाले थे, आपके 200 वाले थे, और आपके शर्ट के साथ में मेरे शर्ट्स रखे होने की वजह से आपने मेरे वाले भी, जो मैंने आपको कहा था 500 से कम में मत बेचना, वो आपने 200 के अंदर ही बेच दिया, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। वो भी मैं बेली से रिकवर करूंगा क्योंकि बगैर मेरी परमिशन के उसने गुड्स को मिक्स किया। ये तब होता है जब गुड्स सेपरेट हो सकते हैं। और बच्चों जहां गुड्स सेपरेट हो ही नहीं सकते, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल फ्लोर है, अगर है ना, राइस फ्लोर हो गया या व्हीट फ्लोर हो गया, गेहूं ही हो गए अपने, अगर उनको आपस में मिक्स कर दिया गया है, व्हीट को उनको सेपरेट करना पॉसिबल है ही नहीं, तो जो भी बेलर को लॉस होगा वो बेली बियर करने वाला, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि गुड्स सेपरेट हो नहीं सकते और मैंने मिक्स करने का कंसेंट बिल्कुल भी नहीं दिया था, बराबर। नाउ रिटर्न ऑफ गुड्स बेल, बहुत सिंपल बात है बच्चों, जैसे ऊपर था कि पर्पस पूरा होने के बाद जब आप गुड्स को वापस करोगे तो बेलर एक्सेप्ट करेगा, सेम उसी तरह से जब पर्पस पूरा हो जाए तो बेली हैज टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग बेलर डायरेक्शन। भले ही बेलर ने मांगे नहीं मांगे, पर्पस पूरा हुआ, वापस करिए, ठीक है। रिकवर डैमेजेस फॉर डिले, और अगर इसमें कुछ भी डिले किया और उस डिले की वजह से अगर कुछ भी नुकसान हुआ या कुछ भी लॉस हुआ बच्चे लोगों, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बेलर, मतलब बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अपन ने अम्ब्रेला वाला एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक सप्ताह के लिए अम्ब्रेला लिया, आप लेट हो गए, 2 सप्ताह हो गए, 2 वीक हो गए, अब आप वापस करने जाते हो, स्लिप होकर के गिर जाते हो, अम्ब्रेला टूट जाता है, तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, अपने को ध्यान रखना है। अगर गुड्स में किसी तरह का इंक्रीजिंग हो गया, पुराना एग्जांपल है अपना, कौन सा वाला, काऊ वाला और काफ वाला, काऊ दिया था साथ में काफ भी है, तो जो भी इंक्रीजिंग होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा बेलर को, अपने को ध्यान में रखना है। और अगर सेवरल जॉइंट बेलर ऑफ द गुड्स है, द बेली में डिलीवर देम बैक टू एनी वन बेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है भाई, अगर एक से ज्यादा ओनर थे, उन्होंने वो जो गुड्स है वो बेली के पास रखा, बेली रिटर्न किसको करे? तो यहाँ पे लॉ कहता है कि बेली मे डिलीवर देम बैक टू एनी वन ऑफ द बेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल। भाई सारे मालिकों में किसी को भी वापस कर दो, एक ही बात है। हाँ, जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दिया हो कि नहीं आपको इसी को देना पड़ेगा, ये कोई देना है, बी कोई देना है, तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है, हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेचुटस बेलमेंट अगर है वो बेलर या बेली की डेथ पे खत्म हो जाएगा बच्चों। 162 कहता है ग्रेचुटस का मतलब फोगट वाला बेलमेंट अगर है, दोनों में से किसी भी पार्टी का डेथ हुआ, बेलमेंट उसी वक्त खत्म हो जाएगा। राइट ऑफ थर्ड पार्टी क्लेमिंग गुड्स बेल, बच्चों समझना, इफ द बेलर हैज नो टाइटल द गुड्स, मेरे पास एक चोरी की गाड़ी है,
जो मैंने आपके पास में बेलमेंट पे रखी संभाल के रखने के लिए, एंड द बेली इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक टू द बेलर। मैं एक चोरी की गाड़ी कहीं से लेके आया, आपके पास आया, आपको मैंने बोला कि मेरी गाड़ी है, चाबी रखो, गाड़ी संभाल के रखो, मैं 10 दिन बाद आके ले जाऊंगा। आपको नहीं पता चोरी की है, 10 दिन बाद आपने मुझे गाड़ी वापस कर दी, तो यहाँ पे ओनर आप पर केस नहीं करेगा। बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि नहीं आपने चोरी की गाड़ी अपने यहाँ रख ली और दे भी उसको वापस दी। भाई आपने गुड फेथ में कि आपको क्या पता था चोरी की गाड़ी है, ठीक है। ओनर ऑफ दी गुड्स यहाँ पे एक काम कर सकता है, अगर उसको पता लग जाए कि इस बंदे के पास गाड़ी पड़ी है मेरी, तो वो कोर्ट में जाकर के डिलीवरी को स्टॉप करवा सकता है कि भाई अब ये कार यहां से सीधी मेरे पास आता है, डीलर के पास वापस नहीं जाए, है ना। और इसका ओनरशिप कौन है ये भी पता लगा लिया जाए कि भाई इन्होंने तो चोरी की थी मेरी गाड़ी, वो चाहे तो कर सकता है। अदरवाइज अगर बेली ने बेलर को गुड फेथ में वापस कर दिए हैं, तो ओनर के लिए, ओनर जो कार का है वो बेली के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, फाउंडेशन से आप लोग पढ़ते आए हो। जो हमारा फाइंडर है उसके सर पे कुछ ड्यूटीज आती है, गुड्स को केयर करना है, देन ट्रू ओनर को सर्च करके रिटर्न करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बिल्कुल बेली की तरह होगी, क्योंकि बेलमेंट है और रियल ओनर को आप ढूंढोगे, इसलिए अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, और इसको आप अपने काम में नहीं लोगे, ठीक है। अब इसके कुछ राइट्स भी हैं, जो भी ट्रू ओनर को सर्च करने में खर्चे हुए आप रिकवर कर सकते हो। उसके अलावा 2 सिचुएशन में सेल कर सकते हो, अगर पैरिशिंग यानी खराब होने वाले गुड्स हैं, या उसका एक्सपेंसेस जो है वो गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा हो गया है, तो आपको गुड्स को बेचने का राइट भी मिल जाता है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। फिर बच्चे लोगों, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन, बहुत खास बात हमारे पास में आई, द राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर ए जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। आपको याद आया, हमने इसका एक एग्जांपल लिया था। सपोज करो एक ही पर्सन को मैंने 50,000 का लोन दिया, बच्चों 50,000 का मैंने उस बंदे को लोन दिया, उसके बदले में उसने अपनी कार मेरे पास में मॉर्गेज कर दी, ठीक है, प्लेज कर दी, उसने कार अपनी दे दी। फिर मैंने उस बंदे को बच्चों 1 लाख का लोन और दिया है, इस वक्त उसने कोई सिक्योरिटी मेरे पास में नहीं रखी, मैंने ऐसे ही दे दिया। अब सोचो अगर वो 50,000 का लोन वापस कर देता है, मुझे 1 लाख अभी ड्यू है लेकिन 50 वापस कर दिए, तो मुझे कार वापस करनी है या सेकंड लोन के लिए रोक लूं? लॉ कहता है कि उस बंदे का जो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट है वो अभी भी 1 लाख ड्यू बोल रहा है, कार भले ही फर्स्ट लोन के लिए दी थी, लेकिन मैं सेकंड लोन के अगेंस्ट में भी उस कार को रोक सकता हूं अगर मेरा उसके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज कॉल्ड जनरल लियन, ठीक है। बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी जो भी है वो सारे जनरल लियन का ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब इस तरह के जो लोग हैं ना, जो इस तरह का काम ही उनका यही है कि चीजों को प्लेज पे रखना, गुड्स देना, ये सारा वो हमेशा जनरल लियन ही यूज करते हैं। पर्टिकुलर लियन बच्चों गुड्स को अपने रेमुनरेशन के लिए रोकना, नॉन पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। पुराना एग्जांपल, हमने एक सूट सिलने के लिए दिया टेलर को, अब टेलर का रेमुनरेशन 5,000 का बन रहा है, जब तक मैं उसको 5,000 नहीं दूंगा वो गुड्स को अपने पास में रोक करके रख लेगा। लियन का मतलब आप लोग फाउंडेशन से पढ़ते आए हो, रिटेन दी गुड्स, गुड्स को अपने पास में रिटेन कर लेना, ठीक है। इफ द बेली बाइज स्किल और लेबर इंप्रूव द गुड्स बेल, वही मैंने आपको कहा, टेलर वेलर ने उस पर कुछ काम कर दिया तो अपने रेमुनरेशन के लिए रोक सकता है। द बेली कैन रिटेन द गुड्स बेल इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू पे द रेमुनरेशन। तो उसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही है, ठीक है। सपोज करो ऐसा हुआ कि 2 सूट अपने सिलने के लिए दिए, अब दोनों का प्राइस 5-5 हजार है। अब उसने एक सूट का प्राइस मान लो वो कहता है इसका प्राइस मैं आपको दे रहा हूं, तो ये सूट अपन उसको ले जाने देंगे, बराबर। सर दूसरा सूट नहीं ले जाने देंगे, बराबर से इसको अपन रोक कर रखने का राइट रखते हैं, ठीक है। दोनों को रोक लें सर, नहीं रोक सकते आप। उस पर्टिकुलर जिसके रेमुनरेशन के लिए आप पैसा मांग रहे हो वही गुड्स आप रोक करके रखोगे, इसीलिए पर्टिकुलर लियन है, नहीं तो ये जनरल लियन की कैटेगरी में चला जाता। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से बच्चों। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है 180 और 181 का, देखिए बेलमेंट के अंदर आपको इसका एग्जाम्पल भी याद दिलाऊंगा। इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the बेली of use of possession of the goods bail। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक बेलर हूं, मैंने गुड्स आपके पास में, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरी कार मैंने आपके यहाँ पे पार्क कर दी। अब कोई थर्ड पर्सन बेली के इस पोजीशन के राइट को डिस्टर्ब करता है, जैसे कार का चोरी कर लिया या उसको कोई इंजरी पहुंचाई, तो सवाल है कि उस थर्ड पर्सन पर केस करने का राइट लॉ ने किसको दिया? लॉ कहता है बेली एंड बेलर हैव सेम राइट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन लाइक फाइल ए सूट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन, बराबर से। दोनों पार्टी के पास में राइट है कि उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करे, ठीक है, कॉम्पनसेशन क्लेम करे। अब मान लो बेली ने केस किया और कॉम्पनसेशन क्लेम किया, या बेलर ने केस किया और कॉम्पनसेशन क्लेम किया, तो जो भी कॉम्पनसेशन थर्ड पार्टी से आएगा बच्चों, दोनों पार्टीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना उनका इंटरेस्ट था, जितना उन्होंने पैसा खर्च किया होगा, उस इंटरेस्ट के अंदर दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
इस पर आपको याद हो तो एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है। टॉपिक तो यहाँ पे हमारा खत्म होने आ रहा है, बस अपने को प्लेज पढ़ना है। इसके अंदर से याद करो अपना एक रवि वाला क्वेश्चन था बच्चे लोगों कि जहां एक बैंक से हमने लोन लिया है, ठीक है, लोन के बदले हमने सिंबॉलिक डिलीवरी में एक रेलवे रिसिप्ट बैंक के पास में रख दी। अपना पॉइंट क्या था, लोन था, याद है आपको, 30,000 का, 30,000, 60,000 के गुड्स का रिसिप्ट हमने उनको दे दिया कि भाई आपसे हम 30,000 का लोन ले रहे हैं, बदले में रेलवे रिसिप्ट पकड़ो, रेलवे से आपके 60,000 के गुड्स अपने पोजीशन में ले लेना, ऐसा हमने बैंक को बोला। अब रेलवे ने क्या कर दिया बच्चों, गुड्स को लॉस्ट कर दिया। नाउ हु हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रेलवे? ये जो बंदा जिसने लोन लिया रवि, ये भी केस कर सकता है और बैंक भी केस कर सकती है। सपोज करो बैंक भी लिया, यहाँ पे बैंक ने केस किया, बैंक पूरे 60 के लिए केस करेगी बच्चों। ऐसा नहीं कि बैंक का लोन 30 का है तो 30 के लिए करेगी, बैंक पूरे गुड्स की वैल्यू के लिए केस करेगी और 60,000 जब बैंक जीत जाएगी पैसा और 60,000 मिलेंगे तो 30,000 तो खुद के लोन के लिए है और बाकी 30 दूसरे बंदे के लिए, रवि के लिए, जो रियल ओनर ऑफ द गुड्स है उसको जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा। प्लेज बच्चों बेलमेंट का एक पार्ट है, बराबर। इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बहुत सिंपल है, जब लोन वगैरह लेते हैं तो उसके पेमेंट के लिए सिक्योरिटी में हम गुड्स को प्लेज करते हैं। प्लेज में फिजिकली गुड्स सामने वाले को दे दी जाती है, पर कंस्ट्रक्टिव भी होता है। इसके अंदर अपने पढ़ा था, जो पर्सन प्लेज करेगा उसको प्लेजर बोलते हैं, पॉनर भी बोलते हैं, और जो बेली है, बराबर से जो प्लेज करता है वो प्लेजर हो गया। जिसके पास गुड्स रखे हमने वो बेली या फिर प्लेजी के नाम से, पॉनी के नाम से जाना जाता है। पॉनी वो हो गया जो लेंडर है, जिसने पैसा उधार पे दिया है और हमने उसके पास गुड्स रखे हैं, तो हमारे गुड्स उसके पास में है। उसके पास क्या क्या राइट है बच्चों, गुड्स को उस वक्त तक वो रिटेन करके रख सकता है जब तक हम उसको लोन का पैसा या जो भी पेमेंट है डेब्ट का और सारे एक्सपेंसेस जो है वो पे नहीं कर देते, ठीक है। Goods placed not only for the payment of debt but also recovery of all expenses including the preservation of goods pledged। वो पैसा भी हमी को देना पड़ेगा ना। Now subsequent debt बच्चों, ये अपना जनरल लियन की तरह हो गया कि आप subsequent खाली उस डेब्ट के लिए नहीं, इसके बाद भी अगर कोई लोन वोन का ट्रांजेक्शन ले रखा है तो भी आप ये गुड्स को रोक करके रख सकते हो, ठीक है। राइट टू सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बच्चों, सुनना, सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब सवाल ये हुआ कि 1 लाख का हमारा लोन है बच्चों, उस पे 10,000 का हमारा इंटरेस्ट है और 5,000 का हो रहा है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा उन गुड्स को लुक आफ्टर करने में लग गया। अब क्या कर सकते हैं, 1,10,000 के लिए जो हमारा पॉनी है वो गुड्स को, जिसने पैसा उधार पे दिया है, वो गुड्स को अपने पास में रिटेन कर लेगा। पॉनी कौन हुआ, जो लेंडर भी है, जिससे हमने लोन लिया और अपने गुड्स उसके पास में रखे हैं, तो वो पूरे 1,10,000 के लिए। ये 5,000 के लिए बच्चों आप सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन गुड्स को रोक करके नहीं रख सकते। जैसे सामने वाला 1,10,000 देने को तैयार हो गया तो हमको गुड्स तो उसको वापस देने पड़ेंगे और इस 5,000 के लिए हम उसके ऊपर सूट फाइल करेंगे। तो सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाउएवर नो राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं इसके लिए गुड्स आप रिटेन करके नहीं रख सकते, सिर्फ सूट फाइल कर सकते हो। तो गुड्स रिटेन, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उनके लिए रोका जा सकता है, ठीक है, बराबर। नाउ राइट टू स्यू तो है ही है। अगर पॉनर पेमेंट नहीं कर रहा है तो पॉनी उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, केस फाइल करेगा, हैज अ राइट टू सेल द प्लेज्ड गुड्स, बट ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से परमिशन लेके गुड्स को सेल करेगा। और फिर भी अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है तो बचे हुए पैसे के लिए सूट भी फाइल करने वाला है, ठीक है। एक बहुत शानदार पॉइंट आता है बच्चे लोगों को समझना, अगर कोई गुड्स मेरे पास अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, सर कैसे, सुनना, अपना पुराना एग्जाम्पल है, मैंने किसी के सर पे रिवॉल्वर लगाया और रिवॉल्वर लगा करके कोर्जन यूज करके मैंने उसका सोने का चेन जो है वो उससे खरीद लिया, छीना नहीं है, याद करिए, कोर्जन कुछ रेम्यूनरेशन देके मामूली सा, और मैंने उससे खरीद लिया। अब सामने वाला जानता है इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वो मेरे अगेंस्ट में केस करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। वो कैंसिल करवाता उससे पहले याद करो मैंने गुड्स को बेच दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा नेमो डेट में, तो खरीदने वाले को ओनरशिप मिल जाएगी। अब चूंकि यहां बेचा नहीं है, वो चेन मैंने मान लो किसी के पास में प्लेज कर दी है, तो क्या प्रोविजन होगा बच्चों, व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स, पॉनर यानी कि गुड्स को रखने वाला, पैसा उधार लेने वाला, वो गुड्स को लेता है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब फ्रॉड करके, कोर्जन यूज करके, अनडू इन्फ्लुएंस यूज करके, कैसे भी, ठीक है। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, लेकिन वो गुड्स जब प्लेज पे रखे जा रहे थे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया गया था, तो जो पॉनी है जिसने पैसा उधार दिया बेटा, उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा। गुड टाइटल का मतलब
पैसा दो, गुड्स को ले जाओ, नहीं तो मैं तो रिटेन करके रख लूंगा। बस उसने ये काम गुड फेथ में किया होना चाहिए और उस बेचारे को पता ही नहीं था कि ये जो प्लेज पे रख रहा है ये इसका असली मालिक है ही नहीं, उस बेचारे को पता ही नहीं था। तो ऐसे में लॉ उसको राइट देता है कि आपका जो पैसा दे, आपका पैसा दे तो गुड्स रिलीज कर देना, नहीं तो गुड्स आप अपने पास में रख सकते हो। ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझे आप लोग? बहुत सिंपल राइट है। अब सेम उसी तरह से बच्चों ऑनर यानी कि जिसने पैसा उधार पे लिया है और जो गुड्स का मालिक है, उसके पास पहला राइट क्या है कि वो अपने गुड्स को वापस ले, पेमेंट करके अपने गुड्स को वापस ले सकता है। और कल को अगर उसके गुड्स उसको नहीं दिए जाते हैं आफ्टर पेमेंट भी, तो वो उसके लिए सूट फाइल करने का राइट भी रखेगा। तो रिडीम का मतलब क्या हो गया? लोन का रीपे करना और गुड्स को फ्री करवा लेना। अब रीपे करने के बाद भी गुड्स अगर फ्री नहीं होता है तो सूट फाइल करने का राइट अपने को मिल रहा है। और बच्चों प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट बिल्कुल वैसे ही जैसा ओनर करता है। जनरली ओनली एन ओनर ऑफ द गुड्स कैन प्लेज, लेकिन कुछ कुछ केसेस में उसकी कंसेंट से मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है। ठीक है। प्लेज वेयर ओनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। सपोज करो बैंक कोई गुड्स का ज्वाइंट ओनर हो, गुड्स की वैल्यू 1 लाख है बच्चों, हम इसके 2 ओनर हैं, तो एक तरह से 2 ओनर है तो हमारा इंटरेस्ट 50-50 हजार जितना है। तो अगर मैं ये गुड्स प्लेज करना चाहूं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट तक के लिए कर सकता हूं, 50 हजार के लिए, पूरे 1 लाख के लिए नहीं। वेयर अ पर्सन प्लेज गुड्स जिसमें उसका खाली एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो वो प्लेज वैलिड होगा सिर्फ उस अमाउंट तक के लिए जितना मेरा इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करो ना, थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वैसे बेलमेंट में गुड्स ही इंक्लूड होते हैं, यहाँ बेलमेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती है। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बड़ा सा घर है और उस घर का डिवीजन कर रखा है कि एक हिस्सा मेरे भाई का, एक मेरा, ये ऐसा डिवीजन कर रखा है। तो अगर मैं प्लेज पे करूंगा तो सिर्फ अपना वाला एरिया जो है वो प्लेज पे कर सकता हूँ, ना कि पूरा। हालांकि ये एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्स काम में आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको गुड्स का एग्जाम्पल दिया कि 1 लाख की उसकी वैल्यू है, 2 जने हैं हम लोगों का, 50-50 हजार दोनों का लगा हुआ है, तो अपने शेयर तक को मैं गुड्स प्लेज पे रख सकता हूँ सामने वाले के साथ। सर लेकिन अपना क्या आधा गुड्स काट के दोगे क्या? अरे नहीं भाई, अपन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं ना प्लेज पे। अपने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है, सिंबॉलिक डिलीवरी हो सकती है, तो अपने इंटरेस्ट तक के लिए करूंगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, खत्म हो गया बच्चे लोगों। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ये तो खत्म हुआ। अब आप लोगों को मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसके क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊं। आज तो हमारे पास में है यहाँ पे बच्चे लोगों बेलमेंट के क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस अपने को देके रखे। आइए फटाफट से थ्योरी क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली केस बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बच्चों। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें गुड्स का डिलीवरी होता है, बेलमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए इसमें गुड्स को वापस आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। और प्रॉपर्टी हमेशा गुड्स होनी चाहिए, यानी कि मूवेबल ही होनी चाहिए, इमूवेबल इसके अंदर काउंट नहीं होगी बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस ये बहुत क्लियर डायरेक्ट आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, पर्पस क्या है बच्चों? प्लेज बेलमेंट का ही एक टाइप होता है, ये लोन के बदले दिया जाता है, और जबकि बेलमेंट तो लोन के लिए भी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी। राइट टू सेल, प्लेज के अंदर आप गुड्स में जब तक रिटेन कर सकते हो जब तक पैसा नहीं दे, और सेल करने का राइट है। बेलमेंट में आपको सेल करने का राइट जो है वो नहीं मिलता है कि भाई आज मैंने गाड़ी सर्विस के लिए दी, अब 10 लाख की गाड़ी है मेरी, 1000 रुपया सर्विस का नहीं दूंगा तो वो गाड़ी को बेच थोड़ी देगा, है ना। यूज करना, बेलमेंट में कई बार आप गुड्स लेते ही इसलिए हो कि यूज करोगे। दोस्त की कार ले रहा हूं, जाना है जयपुर, तो यूज करने के लिए लिया है। प्लेज में गुड्स को यूज नहीं कर सकते आप। कंसिडरेशन की जहां तक बात करें तो प्लेज में तो हमेशा होता ही है, लेकिन बेलमेंट में आप पढ़ के आए हो मे और मे नॉट होता है, अपने को ध्यान में रखना है। प्लेज में जैसे ही पेमेंट हो जाएगा डेब्ट का, प्लेज डिस्चार्ज, लोन डिस्चार्ज हो जाएगा। बेलमेंट के अंदर जब पर्पस पूरा होगा तब वो डिस्चार्ज होगा। तो दीज आर सम डिफरेंसेस, आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ बच्चों अपने को बताना है कि ये बेलमेंट है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वी ने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की और चाबी उसके खुद के पास है बच्चों, नो बेलमेंट। याद आया आप लोगों को मैंने क्या कहा था? गुड्स का पोजीशन आपने भली बार रख दिया, लेकिन कस्टडी यानी कि कीज आपके पास है, तो ये बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा। नियर कस्टडी से कुछ नहीं होता है, बेलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये देखो, नियर कस्टडी ऑफ पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने गुड्स का पोजीशन दे दिया, सिर्फ कस्टडी देना। गाड़ी वहां रख दी मतलब कस्टडी तो दे दिया, लेकिन पोजीशन नहीं दिया। कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट मीन पोजीशन। बराबर। तो समझिएगा, आपने गुड्स वहां जरूर रख दी है, लेकिन चाबियां भी आपके पास ही है, इस वजह से यहाँ पे बेलमेंट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर इन द गिवन केस सिंस कीज ऑफ द कार उसके आदमी के बी के पास, खुद के पास ही है, इसीलिए यहाँ पे ये कभी भी इसके अंदर, प्लेज के अंदर बेलमेंट में नहीं आएगा।
ठीक है। सेकंड नंबर, सीजर ऑफ द गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज ने हमारे गुड्स सीज कर दिए, बट ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहाँ गुड्स का पोजीशन, गुड्स हमारे लेकिन पोजीशन उनके पास में है। जब हम पैसा चुका देंगे तो वो रिलीज कर देंगे उसको, यहाँ पे अपना बेलमेंट का पॉइंट लगेगा बच्चों। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखोगे। नंबर नेक्स्ट, ए ने एक कैरेज हायर किया, ये अपने बुक में भी दे रखा है बच्चों। ए ने एक कैरेज हायर किया है बी से और 500 रुपया उसको दे रहा है। कैरेज अनसेफ था, कोई गाड़ी ब्रेक ब्रेक नहीं थे। और बी जो बेलर है, ये रहा अपना बेलर और ये हो गया ए बेली, ठीक है। बेलर को बेचारे को पता ही नहीं था, ए को चोट लग गई, तो क्या यहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? 100% होने वाला है बच्चों, क्योंकि जब आप कोई गाड़ी किराए पे दे रहे हो, कैरेज किराए पे दे रहे हो, तो चाहे डिफेक्ट्स का आपको पता हो चाहे ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले के लॉसेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, वेदर ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये देखो, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे लोगों, ए बेल्स हिज ज्वेलरी विद बी ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड इन बैंक्स लॉकर। ए ने अपनी ज्वेलरी बी को दिया, बी को बोला इसको बैंक के लॉकर में रखना, ये बेलर ये बेली हो गया। बी ने उसको अपने घर के सेफ लॉकर के अंदर रख दिया, जहां पे अपनी खुद की ज्वेलरी रखता था। 1 महीने बाद सारी ज्वेलरी बच्चों, एक रिलीजियस राइट हुआ वहां पे, और वहां पे सारे गुड्स जो है वो चले गए, ज्वेलरी सारी लॉस्ट हो गई। नाउ अभी ए बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, सक्सेस होगा या 100% होगा, बिकॉज बेली हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर, अदरवाइज लॉस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ उसका नेग्लिजेंसी माना जाएगा कि आप प्रॉपर उसको नहीं रख पाए। जब बैंक में बोला था तो घर पे क्यों रखा, है ना? तो ए और बी एग्री टू कीप द ज्वेलरी एट बैंक सेफ, नॉट एट द उसके रेजिडेंस पे नहीं बोला था, इसीलिए अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। सर अगर कुछ भी नहीं बोला और घर पे रख दिया हो तो यहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनी ज्वेलरी के साथ आपने रखा, मतलब आपने पूरा सेफ्टी करने का कोशिश किया। अम्ब्रेला वाला बच्चों, अभी आपको मैं पूरा क्वेश्चन करवा चुका हूं, अभी आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था, आर ने एम को अम्ब्रेला दिया था 2 दिन के लिए, पूरा 1 वीक उसने रख लिया, वापस देने जा रहा था, रास्ते में स्लिप हो गया, अम्ब्रेला टूट गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? भले गलती किसी की नहीं हो, लेकिन आपने 2 दिन से ज्यादा लेट कर दिया, आप गुड्स में कुछ भी होता है, डेली रिस्पॉन्सिबल है, तो एम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, एम शेल हैव टू बियर द लॉस, ठीक है। आखिरी 2 क्वेश्चन देख लें। अमर बेल 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित हु ओन अ किराना शॉप, promising to give 200 at the time of taking back of the bail goods। ठीक है भाई, वो 50 kg रखता है और 200 रुपए देने का भी प्रॉमिस करता है। सृजित ने क्या किया, सृजित का जो एम्प्लॉय था उसको पता नहीं था कि ये गुड्स किसी और के हैं, समझे आप बात को, मिक्सचर कर दिया। 50 kg ऑफ शुगर बिलोंगिंग टू अमर विद द शुगर इन द शॉप, क्या बात है भाई, और पैक भी कर दिया, और पैक्ड इट फॉर द सेल व्हेन सृजित वाज अवे। सृजित जब वहां पे नहीं था तो बच्चों उसने क्या किया, देखो अमर ने अपना 50 kg वहां पे रखा था जो बहुत हाई क्वालिटी की है, समझ रहे हैं, जिसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अब उसके पर्सन ने क्या कर दिया कि ये जो 50 kg थी वो सृजित की जो शुगर वहां पे पड़ी थी, उसको लगा ये भी शक्कर है, ये भी शक्कर है, मिक्स कर दो, उसने मिक्स कर दिया और पैक भी कर दिया सेल के लिए, जबकि जिसने रखा था बेलमेंट वो बहुत हाई क्वालिटी वाला था। ये जब अमर को पता लगता है तो वो बिल्कुल आस्किंग द शुगर की मेरा शुगर वापस लाओ, as the price of the specific quality of sugar had tripled, कि आपने इसका तो प्राइस ही खत्म कर दिया है, शुगर वापस लाओ और साथ में डैमेजेस भी। तो अमर के पास क्या रेमेडी है बच्चों लोगों, अपने को याद है क्या रेमेडी अमर के पास, अगर बिना उसकी कंसेंट से गुड्स मिक्स कर दिया और गुड्स ऐसे हैं शुगर मिक्स कर दी तो सेपरेट भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे, पूरा लॉस ऑफ गुड्स का कॉम्पनसेशन ये लेगा। तो इन द गिवन केस मिक्स कर दिया गया, सृजित एम्प्लॉय हैज मिक्स्ड द 2 काइंड ऑफ शुगर, देन ही मतलब सृजित मस्ट कंपनसेट अमर फॉर द लॉस ऑफ द शुगर। जो भी शुगर का पूरा वैल्यू है वो हम रिकवर करेंगे, लॉसेस रिकवर करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से, क्योंकि गुड्स को ऐसा मिक्स कर दिया कि अब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। Mrs. A deliver her old silver jewelry to buy a goldsmith for the purpose of making new silver bowl out of it. Every evening she used to receive the unfinished goods silver bowl to put into box kept Mr. Y's shop। ठीक है भाई, अब ए ने अपना जो सिल्वर ज्वेलरी है वो वाई को दिया था गोल्ड स्मिथ को बनवाने के लिए। हर इवनिंग को ये मिसेस ए क्या करती, ये वहां पे जाती, अनफिनिश जो सिल्वर बाउल होती है उसको एक बॉक्स के अंदर रखती और वाई की शॉप से ले जाती, मतलब कस्टमर ज्वेलर की शॉप से ले जाता। शी केप्ट द की ऑफ दैट बॉक्स विद हरसेल्फ, वो बकायदा क्या करती, अच्छा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पुट इनटू बॉक्स एंड केप्ट इट बाय शॉप, ओके, मतलब वो हर शाम को आती है, एक बॉक्स में बंद कर देती अनफिनिश्ड को और ताला लगा करके चाबी खुद साथ में ले जाती।
वॉज देयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? नहीं। वन नाइट सिल्वर बाउल जो है वो चोरी हो गई, सिल्वर बाउल बॉक्स में से चोरी हो गई एक रात को। सवाल ये आता है क्या ये बेलमेंट है क्या? नहीं है। सेम वो अपना कार वाला पॉइंट है, आपने पार्क तो कर दिया वहां पे, आपने कस्टडी तो दे दिया, पोजीशन कहाँ है? वो तो अभी आपके पास ही है ना। वॉज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेदर द पोजीशन ऑफ द गुड्स एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड डिलीवर हुआ क्या? नहीं हुआ बच्चे लोगों। सीधा सीधा से प्रोविजन देने के बाद नियर कीपिंग द बॉक्स एट वाइस शॉप when A herself took away the key cannot amount to delivery as per meaning of delivery given the provision of section 149, क्योंकि चाबी आप अपने पास में रख रहे हो। therefore in cases no contract of bailment and as Mrs. A did not deliver the complete possession of the goods, आपने बॉक्स वहां पे रखा लेकिन चाबी नहीं दिया, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे बना ही नहीं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, लास्ट वाला। सृष्टि क्या है? सृष्टि acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract। बच्चों voidable contract से उसने एक डायमंड लिया है, voidable contract अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, और सृष्टि ने क्या किया कि ये डीके के पास में प्लेज कर दिया। 100% वैलिड प्लेज है बच्चों। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जब गुड्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया हो और सामने वाला कैंसिल करे उससे पहले पहले आपने किसी को प्लेज पे कर दिया, और लेने वाले ने अगर गुड फेथ में लिया है बिना इस नोटिस के कि राइट डिफेक्टिव है, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएंगे, अपने पास रोक कर रखने का राइट रहेगा जब तक लोन नहीं चुका देते। तो 100% ये प्लेज वैलिड माना जाएगा, आपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, तो यहाँ आकर के आपका बेलमेंट का जो टॉपिक है, बेलमेंट एंड प्लेज, वो भी आकर के फर्स्ट क्लास का विद क्वेश्चंस हमारा खत्म हो जाएगा। फटाफट से अपनी तैयारी रखिए, जल्दी से इस लेक्चर को देख करके खत्म करिएगा।